हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का एक्चुअल में बोलें तो पोइट्री 5th एंड 6th के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने हिंदी में कर दिया है ना। आप देखेंगे तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। मैंने दोनों एक साथ लिए पोएम 5 एंड पोएम 6, क्योंकि पोएम 5 में एक्चुअल में क्वेश्चंस तो जो दिए हुए हैं वो हैं, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस क्या है आपका ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो उनको मैंने इसलिए टाइम वेस्ट आपका ना हो इसलिए उनको लेफ़्ट करके चल रही हूँ, है ना, उनको छोड़ दिए। रोड साइड स्टैंड में 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट वाला था, इसमें मैंने जो नहीं दिया है, द सिटी फोक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड, है ना, इस सब तरह का। तो इनमें मुझे जो लगा कि ये नहीं इम्पॉर्टेंट है तो उसको मैंने लेफ़्ट कर दिया है। ये जो 2 क्वेश्चंस जो लग रहे थे कि थोड़ा क्वेश्चन में जो आते हैं उसको मैंने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पेज नंबर 102, आपकी बुक का पेज 102 आप देखिए। उसमें क्वेश्चन दूसरा है, What was the player of the folk who had put up in the roadside stand? ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है। अब देखिएगा, जर्नली पढ़ाते समय ही मैं आपको बोलती थी इस तरह का चीज़ आएगा नहीं आएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में अलग से बोलना वो अलग चीज़ होती है, बट तुरंत जो क्लिक हुआ है और आते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको इमीडिएट उसी समय पे बता रही हूँ, है ना। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। What was the player of the folk who had put up the रोड साइड स्टैंड? वो बोले जो रोड साइड स्टैंड मतलब जो रोड पे जिन्होंने क्या है शॉप लगा रखी है, खड़े होने वालों की बात हो रही है कि जो रोड साइड में खड़े हैं उनकी बात कर रहे हैं कि क्या है उनका मतलब किस तरह का है। तो देखिए उनके साथ में क्या है, तो आंसर है द फोक हु हैड पुट अप इन द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड pathetically for some customers to come as they wanted to earn money from them। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या है, जो रोड के साइड में जिन्होंने क्या कर रखा है, खड़े हुए हैं, जिनकी उनकी बात की गई एक्चुअल में, जिन्होंने छोटी मोटी दुकान लगा रखी है ना, कि वो क्या सोचते हैं या वो क्या चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं वहाँ पर कि उनको लगता है कि लोग आएँ और हमसे क्या करें, कुछ थोड़ा बहुत ख़रीदें, और ख़रीदेंगे तो क्या होगा, टू अर्न मनी, हमको उससे क्या होगा, पैसे मिलेंगे, मतलब सबको लगता है वही चीज़ इनका है। क्लियर। क्वेश्चन 4, What is the childish longing that the poet refers to? Why is it vain? ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आता है आपके एग्ज़ाम में फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पर। What was the childish longing that the poet refers to? Why is it vain? Vain मतलब होता है बेकार जाना। तो वो कह रहे हैं कि जो पोएट है, वो पोएट ने चाइल्डिश लॉन्गिंग के लिए क्या बोला है, क्या इसका क्या मतलब है ना, उनके हिसाब से, और वो सब बेकार क्यों गया। तो देखिए, द पोएट थिंक दैट द पर्सन हु इज़ रनिंग द रोड साइड स्ट्रैंड, मतलब जो पर्सन यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ रनिंग का मीनिंग भाग दौड़ करना, मतलब ये एक साइड से निकलना, कोई दूसरे साइड से निकलना, है ना, उनकी बात हो रही है। रोड साइड स्टैंड सफ़र फ्रॉम अ चाइल्डिश लॉन्गिंग, मतलब किसकी बात हो रही है, जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं उनको चाइल्डिश लॉन्गिंग बोला गया। ठीक है। दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स एंड वेटिंग फॉर देयर पर्सपेक्टिव कस्टमर्स, बोले वो हमेशा ही वेट करते किसका, कि कोई आए, कोई कस्टमर आए। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स का ही तो वेट करते हैं। दे कीप देयर विंडोज़ ओपन टू अट्रैक्ट देम, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो विंडो है, जो खिड़कियाँ बनाई हैं उन्होंने, उसको खुला कर रखते हैं, क्या सोचकर कि जब कोई आएगा तो क्या होगा, हमसे कुछ ना कुछ खरीदेगा। दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हियर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन। अब देखो इसका शॉर्ट में एक बार मीनिंग बता दूं, शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे पोएट चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब बोलना चाह रहे हैं कि पर्सन जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं उनके बारे में है, कि वो उनके से सोचते हैं कि वो क्या करेंगे, सफ़र फ्रॉम अ, कि वो शायद आएंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, वो जब ब्रेक लगता है, गाड़ियाँ रुकती हैं, लोग वहाँ खड़े होते तो उनको लगता है शायद कोई कुछ खरीदेगा, लेकिन लास्ट में क्या होता है, लोग वहाँ से बिना कुछ लिए चले जाते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है ना। मतलब उनकी जो ये मेहनत है, जिसको कहना चाहिए, वो क्या हो जाती है, बेकार चली जाती है। क्लियर। तो ये हो गया आपका पोएम 5। नेक्स्ट है पोएम 6,
पोएम 6 है आपकी आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये पेज नंबर 104, 104 पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपकी बुक में 104 देख लीजिएगा। तो 104 पर आप देखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डू डेनिजेंस एंड सिवालरिक एड टू अवर सराउंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आता है। क्लियर? तो हाउ डू डेनिजेंस एंड सिवालरिक एडेड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। वो बोल रहे डेनिजेंस एंड सिवालरिक किसको बोला गया है, तो ये वर्ड यूज़ हुए हैं फियरलेसनेस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द टाइगर। मतलब ये जो दोनों ये शब्द यूज़ हुए हैं तो वो किसके लिए हैं, शेर को जो दिखाया गया, सॉरी चीता को जो दिखाया गया टाइगर को, वो टाइगर की फियरलेसनेस मीन्स बिना डरे वाला है ना। और हमेशा आपने देखा शेर क्या होता है या टाइगर क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है। तो उसको ही यहाँ पे वर्ड को यूज़ किया गया है। दे आर मैनली एंड एन्जॉय फ्रीडम। और वो क्या बताना चाहते हैं शब्द के द्वारा कि ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि ये बिल्कुल मेन होते हैं और ये अपने आप में एन्जॉय, मतलब इनको क्या है, स्वतंत्रता पसंद है। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वोल इन द सेकेंड स्टेंजा, वाई शी इज फाइंडिंग द नीडल्स सो हार्ड टू पुल। वो क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ, मैंने पोएम में बताया भी था कि आंट जेनिफर क्या कर रही हैं, जो वूल होता है ऊन, उससे वो क्या कर रही हैं, जो सिलाई होती है हाथी दांत वाली सिलाई जिसमें इसमें दिया गया है ना पोएम में, उन सिलाई से वो कुछ बुन रही हैं, कुछ बना रही हैं। बट क्या हो गया है, उनको इतना सहमा हुआ यहाँ बताया गया है। एक्चुअल में वहाँ यहाँ पर किसी एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ हर वो लेडी की बात हो रही है जो क्या है, शादी के बाद। ज़रूरी नहीं है कि सबका एक सा हो, है ना। यहाँ पे सभी तरह की कैटेगरी नहीं दी गई है। यहाँ बेटा सिर्फ किस कैटेगरी की बात हो रही है, ऐसे लोग, यहाँ पर उन सब लेडीज़ की बात हो रही है जिनकी कंडीशन क्या होती है कि शादी के बाद वो बहुत परेशान होती है ना। जहाँ क्या होता है सिर्फ मेल मीन्स जेंट्स की चलती है ना। तो वैसी लेडीज़ की बात हो रही है जहाँ पे जेंट्स की ही चलती है, उनका कोई सुनता ही नहीं है लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उस तरह की लेडी की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वोल वाइल शी इज़ वेविंग टाइगर्स ऑन द पैनल। वो क्या कर रही हैं, पैनल पे मतलब सिलाई से जो बीव कर रही हैं, बना रही हैं, तो उनके हाथ क्या हो रहा है, काँप रहे हैं। हर नीडल वर्क इन इज a medium for expressing herself, but she is finding it difficult to make those tigers and expresses those feelings due to expressions, weight of a marriage, gender role and a dominating society। वो कह रहे, वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो लेडी है वो क्या करना चाह रही है, वो अपने काम को कर तो रही है बट उसकी जो लाइफ है वो कैसी है, बहुत डिफ़िकल्ट है। किस तरह से, जैसे कि टू मेक दोज टाइगर्स एंड एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग, मतलब वो अपनी जो फीलिंग्स है वो किसी को बता नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि जो शादी जहाँ उसकी हुई है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मतलब वहाँ कैसी जगह है जहाँ पे सिर्फ जेंट्स की सुनी जाती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वॉट इज़ सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बेडिंग। मैसिव वेट का क्या है, तो द मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड refers to the male dominated society in which Aunt Jennifer's live। मैसिव वेट का मतलब है ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्या है, शादी के बाद सिर्फ कहना चाहिए मेल मतलब यहाँ पे पुरुषों की, कि पुरुषों की सिर्फ बातें मानी जाती हैं, पुरुषों का ही चलन है ना। मतलब वो जो बोलेंगे वही होगा, लेडीज़ की नहीं सुनी जाएगी। क्वेश्चन 4, ऑफ वॉट और ऑफ होम इज़ आंट जेनिफर टेरिफाइड विद द थर्ड स्टेंजा। तो थर्ड स्टेंजा में आंट जेनिफर वॉट किससे या क्यों, है ना, क्या और क्यों, है ना, डर रही थी, क्यों तो नहीं है, होम किसकी द्वारा। तो आंट जेनिफर टेरिफाइड विद द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड इन विच शी इज़ लिविंग। तो वो यहाँ किसकी बात हो रही है, किससे डर रही हैं, तो अपने हस्बैंड से जिनकी उनकी शादी हुई है, तो उनसे वो डरती हुई बताई गई हैं। क्वेश्चन 5, what are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by which it is significant that the poet uses the word ringed? What are the meaning of the word ringed in the poem? तो यहाँ पर ऑर्डियल्स रेफर ये है
द ऑडियल रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, मतलब यहाँ पे ऑडियल का मतलब है जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, दैट आंट जेनिफर्स हैज़ बीन डूइंग इन अ सोसाइटी, जो समाज में उनके काम है ना, वो अपना कर रही हैं। क्या है समाज में काम, तो वो क्या बताना चाह रही हैं यहाँ, यदि आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोच के देखोगे जल्दी से समझ आ जाएगा कि क्या होता है। जनरली बहुत सारी लेडीज़ जो शादी हो जाती है ना, और उनके हस्बैंड यदि सही नहीं चल रहे हैं, सही नहीं चल रहे मतलब आपने देखा होगा किसी के हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं ना, लेडीज़ अकेले घर चला रही हैं। फिर किसी किसी के यहाँ पे क्या होता है, बहुत ड्रिंक करने वाले हस्बैंड होंगे, तो वो बेचारी लेडीज़ क्या होता है अपने घर में किसी तरह बच्चों को पाल रही होगी, किसी तरह खाना खाना वगैरह की पूर्ति कर रही होगी कि कहाँ से खाना आएगा ना जाएगा, है ना। उस तरह की चीज़ों की बात यहाँ हुई है। और वो सब क्यों करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस सोसाइटी में रह रही हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्यों, सोसाइटी के डर से करते हैं बहुत जगह तो, है ना, समाज के डर से। वही आंसर है। देखिए, द ऑडिबल रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ दैट आंट जेनिफर हैज़ बीन डूइंग इन द सोसाइटी, जो वो ड्यूटी कर रही हैं, जो सोसाइटी के लिए वो कर रही हैं। द पोएट हैज़ यूज द वर्ड रिंग्ड सो एज टू एम्फेसाइज द फैक्ट दैट शी हैज़ टू कैरी द वेट ऑफ हर मैरिज बैंड वेदर शी इज़ डेड और अलाइव। तो वो क्या बता रहे हैं कि उनके हैंड में जो रिंग है ना, उन्होंने क्या कर रखा है, रिंग पहन रखा है। मतलब उनको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मैरिज बैंड मतलब शादी की बात हो रही है ना। रिंग पहनना मतलब वो ऐसा नहीं कि रिंग की बात हो रही, यहाँ पे शादी की बात हो रही है कि वो शादीशुदा हैं, इसलिए वो क्या कर रही हैं, जो उनका काम है ना, वो उसको कर रही हैं। ठीक है, बोझ के से दब के कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, वॉट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। आंट जेनिफर का जो क्रिएटेड है, जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल मतलब उन्होंने जो जानवर बना रहे हैं ना, उससे उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो क्या बताना चाह रहा है, वॉट माइट द पोएट इज सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। तो पोएट क्या बताना चाह रहे हैं इस डिफरेंस के बारे में। देखो, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, यहाँ किसी सब की बात नहीं हो रही है या किसी स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही। एक्चुअल में यहाँ पे कंडीशंस उन लेडीज़ की बात हो रही है जिनके साथ ऐसा हुआ हो या होता हो, है ना। सभी के साथ नहीं होता है, बार बार मैं बता रही हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आंट जेनिफर मतलब एक लेडी की कहाँ के बारे में बताया गया है, जिसमें क्या है, उनकी जो कंडीशंस किसी की जो बुरी कंडीशन होती है, कहना चाहिए परेशानी जो वो झेलती हैं, उसके बारे में पोएट ने लिखा है। क्लियर। अब चलिए देखिए सिक्स्थ का आंसर, आंट जेनिफर्स क्रिएटेड टाइगर्स दैट आर फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही है वो फियरलेस है, बिना किसी से डरने वाला और कॉन्फिडेंट है। दे आर द अपोजिट ऑफ आंट जेनिफर इन द रियलिटी इन रियलिटी। वो आंट जेनिफर से बिल्कुल अपोजिट है। क्यों, क्योंकि आंट जेनिफर की रियलिटी क्या है, वो तो फियरफुल भी है और कॉन्फिडेंट भी नहीं है। द पोएट थ्रू दिस डिफरेंस वॉन्ट टू एम्फेसाइज द इम्पैक्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वुमेन इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो वुमेन की कंडीशन होती है, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, वहाँ पे कैसी होती है, फियरलेस नहीं होती, फियरफुल होती है ना। जो बोला जाएगा उतना ही उनको करना होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरप्रेट क्वेश्चन नंबर 7, द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम। इंटरप्रेट मतलब आपको सिंबल ढूंढने हैं जो बताया गया। तो आपको इस पोएम में सिंबल पता होगा, टाइगर और रिंग की बात की गई है। यहाँ टाइगर का मतलब है मेल को बोला गया है, रिंग का मतलब है शादीशुदा के लिए। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है, टाइगर एंड रिंग आर टू सिंबल्स एज यूज्ड इन द पोएम। क्लियर। द टाइगर इज सिंबलाइज फॉर पावर, कॉन्फिडेंस एंड मास्कुलाइन वर्ड। अब वो देखिए बता ही दिया कि टाइगर के लिए किस किस के लिए बोला गया, तो पावर के लिए, ताकत के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और मास्कुलाइन वर्ड। मास्कुलाइन मतलब मेल डोमिनेटेड। ठीक है। और रिंग refers to the band or chain that binds a person to enslave him. It refers to Aunt Jennifer's present position of oppressed by the male dominating world. मतलब वो क्या बता रहा है, रिंग का यूज़ कहाँ बताया है, तो रिंग मतलब शादी की बात हो रही जो उन्होंने पहन के रखी हुई है। क्या, एक बैंड होता है एक तरीके का, क्या कहना चाहिए, आप देखिएगा शादी जो होती है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा सबके लिए गलत ही है, एक आध किसी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने उसको रेफ़र किया है एक बैंड या चेन की तरह, जिसमें पर्सन क्या होता है, एनस्लेव रहता है। ठीक है, और उसको क्या किस तरह से बताया, आंट जेनिफर्स की पोजीशन के हिसाब से। क्लियर कि आंट जेनिफर जिस तरह से रह रही।
क्वेश्चन नंबर 8, डू यू sympathize with Aunt Jennifer's? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? तो क्या आपको आंट जेनिफर पे सिंपैथी है? तो यस ऑफ कोर्स। क्यों है? क्योंकि इतना ज़्यादा डर भी अच्छा नहीं होता ना, क्योंकि क्या पता उनकी कंडीशन क्या है, किस वजह से वो इतना डरी हुई हैं, क्या रीज़न है ना। यहाँ तो सिर्फ पोएम दी है, वो हमने पढ़ा, और पोएम के हिसाब से जब उनकी कंडीशन देख रहे हैं तो हम सब क्या कर रहे हैं, उन पर सिंपैथी बता रहे हैं। तो यस, आई sympathize with Aunt Jennifer. The speaker also has her sympathize for Aunt Jennifer. In fact, the poem is a feminist poem which criticizes the male dominated world for terrifying and denying the women equal rights. और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात दी है कि क्या बोला उन्होंने, कि इसलिए कि हमारा जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड मतलब दुनिया की बात हो रही है, कि इसमें क्या होना चाहिए, फेमिनिस्ट भी होना चाहिए, है ना, स्त्रियों के बारे में भी सुना जाना चाहिए, सिर्फ मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वुमेन्स को भी, जो लेडीज़ है, वुमेन है ना, स्त्री है, उसको भी इक्वल राइट देना चाहिए। अब आपको आई थिंक पोएम भी समझ आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर हो गए होंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।